तो आज की स्टोरी में हम बताएंगे कि गाय बकरी चराने से लेके अमेरिका में वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में रिसर्च साइंटिस्ट तक की मेरी जर्नी क्या है और मैं कैसे पहुंचा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं तो कमेंट में 4-5 लाइन में अपनी स्टोरी लिखें और लिख के मुझे बताएं कि मुझे क्यों कॉल करना चाहिए। तो मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगा और कॉल करूंगा, तो आप मुझसे 10-15 मिनट कुछ भी बात कर सकते हैं। और ध्यान रहे, प्लीज़ अपना ईमेल या फ़ोन नंबर कमेंट में नहीं लिखें। स्कैमर इसका मिसयूज करते हैं। मैं आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल करूंगा या मैसेज करूंगा और फिर हम कॉल करेंगे। हमारे ब्लॉग डैड एंड ट्विंस पर आपका स्वागत है और ये यूपी टू यूएसए सीरीज़ की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ हमारी एजुकेशनल जर्नी की, कि कैसे एक गांव के छोटे मोटे स्कूल में से लेके पीएचडी करने तक और अमेरिका की आने तक की क्या स्टोरी है, कैसे मैं पढ़ा हूँ। चलते हैं आपको लेके जब मेरा होश था, जिसको हम लोग गदहिया गोल बोलते हैं, कक्षा 1 से पहले। तो हमारे गांव से 2-3 किलोमीटर दूर एक हाईवे को क्रॉस करके स्कूल था सरकारी और उसमें पढ़ने जाते थे। मम्मी भेजती थी तो मम्मी पापा के डर से सोचते थे कि चलो बकरी चराते हैं, तो मम्मी नहीं बोलेंगी तो बकरियां चराने लगते थे और स्कूल नहीं जाते थे। और एक स्टोरी बताएंगे कि वो स्कूल को हमने क्यों छोड़ा। करीब 1-1.5 महीने बाद हम स्कूल गए थे अपने दोस्त के साथ, बकरियां चराते रहते थे। टीचर इतना गुस्से में हो गया देख के कि दोनों का बाल पकड़ा हम लोगों का असर, ढूम ढूम सर लड़ाया, इतना मारा, फिर उसके बाद हमने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। लकीली हमारे गांव में एक स्कूल खोला गया और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने खोला था। उनका नाम था छन्नू दादा और वो अनपढ़ थे। तो उस स्कूल पहले झोपड़ी से, पेड़ के नीचे से शुरू हुआ, गांव वालों से बांस और ये सब मांग के झोपड़ी बनाई गई और फिर दीवार हम लोग खड़ा किए, कच्ची दीवार, सारे लड़के और टीचर सब लोग काम करते थे। और फिर दोबारा हम वहाँ पढ़ाई शुरू किए गदहिया गोल से और क्लास 1 से लेके 8 तक हमारी सारी पढ़ाई वहीं हुई। वो स्कूल मुझे नहीं भूलता है। आज वो टूट गया है स्कूल, उसमें कोई नहीं पढ़ता है और इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है। बट उस स्कूल ने बहुत अच्छे अच्छे लड़कों को दिया है, वहीं से मैं भी एक हूँ। 3 तक हम लोग कभी पेपर पे नहीं पढ़ते थे। आपकी यूरिया वाली वही बोरी लेके आना है, वही बिछा के बैठना है, धूल मिट्टी रहती थी, पेड़ के नीचे बैठना है और पटरी आती थी जिस पे आप कालिख पोत के और फिर शीशे की बॉटल लेके उसको हम लोग चुन के चमकाते थे, दूधिया घोल के, और कंडे और बांस की कलम से मस्त लिखना होता था। तो क्लास 3 तक हम लोग ऐसे ही गुजारे हैं। और फिर इसके बाद तो कापी कलम पे आई थी, स्लेट और पेंसिल और कटर, ये सब तो लग्जरी थी, मिलती ही नहीं थी। अपने एक पेन बनाना है, अपने स्याही बनाना है, अपने दूधिया की स्याही बनाना है और अपने ही लिखना है। और उसके टीचर जो भी थे वो बहुत अच्छे थे और आज तक मैं उनका कर्जदार हूँ और आज भी जाता हूँ तो उनसे ज़रूर मिलता हूँ। तो क्लास 5 तक वन ऑफ दैट बेस्ट स्टूडेंट की तरह था मैं वहाँ पे और हमेशा नंबर आते थे। एक ही स्टोरी बताऊँगा कि लकीली मेरा मैथ में 50 में 50 नंबर आया था। तो सारे स्कूल के सीनियर लड़के भी, जूनियर लड़के भी, अरे इसका 50 में 50 आया है। और फिर धीरे धीरे मैं क्लास 6 से लेके 8 तक वहाँ पे गधा हो गया। क्यों गधा हुआ ये अलग स्टोरी है। क्लास 5 का बोर्ड एग्ज़ाम होता था और बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए करीब 5 किलोमीटर पैदल जाना था। उस स्कूल के बारे में सबसे बुरा ये लगता है कि उस स्कूल जब बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा तो लोग अपने होल्ड बनाने के लिए कि मैं प्रिंसिपल बन जाऊं, मैं मैनेजर बन जाऊं, आपस में लोग झगड़ा कर लिए और मुकदमा हो गया और फिर वो मुकदमा आज तक सॉल्व नहीं हुआ। क्लास 8 फिनिश करते करते मेरे पापा बोले नहीं, अब यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गई है और स्कूल ख़राब हो रहा है, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। हमारी गर्लफ्रेंड भी थी क्लास 8 में
हम नाम नहीं बताएंगे। वो लोग बोले कि दूसरे स्कूल चलो, वो स्कूल फेमस नहीं था। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ पे गर्लफ्रेंड और प्यार सब त्यागना पड़ेगा और हम चलेंगे वो स्कूल जहाँ पे सबसे अच्छा है। तो एक सरकारी स्कूल था और वहाँ हाई स्कूल का 3 बैच चलता था, बहुत बड़ा स्कूल था। और लकीली मेरा C1 में हुआ, जो टॉप बच्चे आते हैं। और वहाँ पे मैं एकदम गांव से गया था, तो बहुत बेचारे जैसे रहता था, एकदम पीछे बैठता था, किसी से दोस्ती नहीं थी। हमारे घर में एक चीज़ अच्छी थी मम्मी पापा की, या तो आपको पढ़ना है या तो घर का काम करना है। तो हमारे घर में मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस मम्मी सब रखती थी, ताकि उनको बेच के कुछ पैसे निकालती थी। तो शुरू में तो हम लोग बहुत चराते थे और यही काम ही था, बकरी चराना, गाय चराना, ये सब करना। बट जब लगा कि लोग बोलते थे कि नहीं मैं पढ़ने में ठीक हूँ, पढ़ रहा हूँ, तब से मुझे फ्लेक्सिबिलिटी हो गई थी कि अगर मैं बोल दूँ कि मुझे पढ़ाई करना है, तो मम्मी और पापा दोनों लोग एकदम सब किनारे, पढ़ाई ये बस से पढ़ेगा। तो कितना भी मम्मी काम करती थी, बट अगर मैं बोल दूँ पढ़ाई करना है तो ठीक है। जैसे उठता था कहीं घूमने के लिए, तो मम्मी या तो पढ़ो या तो काम करो। मैं एक अच्छा लड़का था, पढ़ने वाला। धीरे धीरे मैं गधा लड़का हो गया और हाई स्कूल में आते आते मेरी नौबत ये आ गई कि मैं फेल भी हो जाऊंगा। बट मैं सीरियसली लेता ही नहीं था पढ़ाई को, और फेल होना ही, मुझे पास होना है, कुछ करना है। मेरे पापा बहुत सीरियस थे, बट मैं बहुत सीरियसली नहीं लेता था। फिर ऐसा लगा कि अगर मैं फेल हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और मेरे पापा बोले थे कि अगर तुम नहीं ढंग से पढ़ोगे या फेल हो गए तो मैं बता दूं तुम्हें मज़दूरी कराऊंगा और कोई काम नहीं करूंगा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। तो लगा कि यार नहीं, मुझे सीरियसली कुछ पढ़ना चाहिए। अलाउ मियाँ थे, उनका झोपड़ी थी और उनके घर में बहुत सारे बच्चे थे। उन्होंने फैसिलिटी बनाई थी कि यहीं पे सारे लड़के सुबह ट्यूशन पढ़ेंगे और घर चले जाएंगे। फिर हम लोग शाम को आते थे उनके घर 8 बजे, खाना पीना खा के अपने घर से, रात में ट्यूशन पढ़ेंगे 11-12 बजे तक। वहीं उनकी झोपड़ी में सारे लड़के सोएंगे और फिर सुबह उठ के ट्यूशन पढ़ेंगे और फिर हम लोग अपने अपने घर जाएंगे। और लकली मैं हाई स्कूल लकली पास कर गया। कल्याण सिंह की सरकार थी और पूरे 32 लड़के हमारे गांव से एग्ज़ाम दिए थे और मैं अकेले पास हुआ। तो पास का मतलब ये उस टाइम पे मेरे लिए नहीं था कि फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, किस डिवीज़न से मैं पास हुआ हूँ। पास होना ही बहुत बड़ी चीज़ थी। रियलिटी बता दूँ कि मैं मैथमेटिक्स में फेल था और मुझे ग्रेस मार्क मिला था 8 नंबर का, और उसको जोड़ के किसी तरह मैं सेकंड डिवीज़न पास हुआ था। और फिर इसके बाद मेरा एडमिशन इंटर में हो गया। क्लास 1 से लेके 8 तक जितने हमारे दोस्त थे जो तेज वाले थे, तेज वालों का जो ग्रुप था, इंटरमीडिएट में एक जगह कोचिंग का प्लान बना और सब लोग इकट्ठा हुए। तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे क्या रियलाइज़ हुआ सडनली, कि मैं बाकी अपने दोस्तों के कंपैरिजन में बहुत गधा हो गया हूँ और वो अभी भी पढ़ने में बहुत तेज़ हैं। तो इंटरमीडिएट में भी क्रिकेट ने और फालतूगिरी वाले जितने काम थे, वो सब ने मिल के मेरा बैंड बजा दिया था। अब मेहनत बहुत करना चाह रहा था, बट बहुत पिछड़ चुका था। और बता दूं कि मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में सहायिका का काम करती थी और जिस मास्टराइन के घर काम करती थी, उन बहुत बड़े लोग थे, उनका लड़का इंटर कॉलेज लेक्चरर था और वो लकली केमिस्ट्री का टीचर था। वो किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, बट मेरी मम्मी ने बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसने बोला कि हाँ हम ट्यूशन पढ़ाएंगे आपके बच्चे को। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम आ सकते हो 5 बजे तो मैं 5 बजे से 6 बजे तक तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, ताकि मैं 6 से 6:30 के बीच में यहाँ से निकल जाऊँ। तो अब सोचिए कि सुबह 5 बजे भोर में पहुँचना, स्पेशली जाड़े में, कितना टफ काम होता था। अंधेरा रहता है, बट मैं उसके लिए मैं वहाँ पे पहुँचता था। अंधेरे में कच्ची रोड से साइकिल चला के मैं जाता था, 5 बजे पहुँचता था और वो पढ़ाते थे। इस तरह करके इंटर का रिज़ल्ट आया और मैं इंटर में भी सेकेंड डिवीज़न पास हो गया। अगेन फेल हो गया किस सब्जेक्ट में? केमिस्ट्री में। बट ये भी बता दूं, मैंने केमिस्ट्री में पीएचडी किया और केमिस्ट्री में ही फेल था।
तो केमिस्ट्री में दो पेपर होते थे, एक पेपर में फेल था और एक पेपर में ज़्यादा मार्क था। तो लकीली दोनों को मिला के मेरा पासिंग मार्क हो गया, तो सेकेंड डिवीज़न इंटरमीडिएट में पास हो गया। अब क्वेश्चन आया आगे क्या करना है। वो नेवी में कोई बड़े ऑफिसर थे, तो मेरे पापा ने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे बच्चे का नेवी में करा दो किसी तरह। तो उन्होंने कॉल लेटर निकलवा दिया। गर्मी का महीना था, पापा उन्हीं का काम कर रहे थे, तो मुझसे पूछे कि तुम तैयारी कर रहे हो। मैंने बोला नहीं, मुझे लगा कि ऐसी ही बात हुई थी, मैं तैयारी क्या करना है। अब तो मुझे डांट पड़नी शुरू हो गई, खूब डांटे। अब डांटे क्या मतलब, इतनी बेइज्जती की गई मेरी। कॉल लेटर ऐसे फेंका, बोला लो ये तुम्हें फेंक दिया ऐसे। मैं कॉल लेटर उठा के आया और डिटरमाइंड होके आया कि मैं कुछ करके तो दिखा दूंगा। फिर दौड़ निकालना था, 1600 मीटर की दौड़, बोले कि 8 मिनट में निकालना है। मैं कहा ठीक है। पढ़ाई करके एंट्रेंस निकालना है। फिर उसके लिए मैंने इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटेक्निक की बुक, सारे नेवी की जितनी बुक आती थी, 3 टाइम ट्यूशन और पढ़ाई करना और 2 टाइम दौड़ना, भोर में और रात में। बट बहुत मेहनत किया। 19 दिन, 21 दिन तक टाइम था, बट टोटल में 19 दिन तैयारी किया। और लखनऊ गए तो मैंने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में मेरा हो गया। वो बहुत प्राउड फील की कि अरे संतोष ने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। और बाकी जो और लड़कों का कॉल लेटर आया था या उन्होंने मंगवाया था, कोई लड़के एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो उनको लगा वाह, संतोष ने रियली मेरी वैल्यू रखी है। और मैंने उनको बोला कि आपके कहने से मैं 21 दिन में एकदम पलट कर दिया हूँ। फाइनली मैं 6 नंबर पे आया था। पुशअप, पुलअप, जो भी एक्सरसाइज थी सब में, मतलब जल्दी मेरे लिए इजी हो गई थी, इतना मेहनत किया था। आर्मी का डॉक्टर था, वो देखा और बोला कि यार ये लड़का तो हाइट में छोटा लग रहा है। और मैं गया तो हाइट में थोड़ा सा उसको छोटा लगा और उसने मुझे छांट दिया और मैं निकाल दिया। और कितना डिटरमाइन होके गया था कि कुछ करूँगा और हो जाएगा, मैंने कर दिया। बट मेरी हाइट ने मुझे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था मेरा बीए में, एंट्रेंस में हो गया था, लिस्ट आ गई थी। बट सडनली फिर मेरे पापा ने बोल दिया कि यार बीएससी करो। तो फिर इलाहाबाद का छोड़ के मैंने लास्ट जो बचा था एंट्रेंस, वो पीजी कॉलेज गाजीपुर का बचा था। पीजी कॉलेज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अंदर में। तो हम लोग डर गए कि अरे यार हम लोग गांव से आए हैं और हमारा एंट्रेंस में नहीं हुआ तो क्या करेंगे हम लोग। अब मेरा दोस्त रमास्त्र है, वो बोलता था हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे गांव में, गांव के तेजू कहाँ हैं। तो प्रेशर आ गया था। बट एंट्रेंस में जब हुआ तो हम लोग अच्छे नंबर से एंट्री मिली हम लोग को एंट्रेंस में। और वहाँ पे एंट्रेंस के टाइम पे जब काउंसलिंग हो रही थी तो एक बहुत यूनिक पर्सन से, टीचर थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ। डॉक्टर रमाश्रय राय कॉलेज से थे, माता माई की दागी थी। तो उन्होंने देखा, सडनली बोला अरे यार तुम्हारा 100 में 65 नंबर या 70 नंबर कुछ तो था, टॉप लिस्ट में था मेरा नाम। बोले तुम कहाँ से आए हो, इधर आओ तो सर्टिफिकेट दिखाओ तो, कहाँ से हो। उनको लगा फर्जी मारा हूँ कुछ। तुम शिव कुमार शास्त्री, अच्छा शिव कुमार शास्त्री से हो, तब तो ठीक है, तुम्हारा अपना नंबर है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो शिव कुमार शास्त्री जहाँ से हाई स्कूल इंटर किया था, फेमस कॉलेज था। हाई स्कूल में भी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम थी, इंटर में केमिस्ट्री में फेल था, ग्रेस मार्क से था। बीएससी में प्लान किया केमिस्ट्री छोड़ दूंगा। लकीली मेरा एक गांव के बगल का सीनियर था जो बीएससी कर रहा था, तो उसने सिंपल मुझे बोला अगर केमिस्ट्री छोड़ के बीएससी करनी है तो बेटर है कि केमिस्ट्री बीएससी करो ही नहीं। डर भी था कि केमिस्ट्री में फेल हूँ, फिर केमिस्ट्री ले लिया। तो उसके सजेशन पे मैंने केमिस्ट्री ले लिया। शुरू के 1 महीने में घर से साइकिल चला के जाता था, तो स्कूल करीब कॉलेज 17-18 किलोमीटर पड़ता था, तो मैं थक जाता था, पढ़ाई नहीं होती थी। और गांव में आपको पता है कि कोई मुर्गी के लिए झगड़ा कर रहा है, कोई बकरी के लिए झगड़ा कर रहा है, मेरी बकरी किसी के चली गई तो उसके लिए झगड़ा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। मैंने पापा से बोला कि मैं रह के पढ़ूँगा। तो फिर जो एंट्रेंस में रमाश्रय राय मुझसे मिले थे, वही ट्यूशन पढ़ाते थे। सेकेंड बैच में रात को बुलाए, 7 बजे से जाते थे हम लोग, पढ़ते थे। और उनके यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया।
बता विश्वास नहीं करता, मुझे पता ही नहीं था कि बीएससी इंग्लिश में होती है। मैं गया भोजपुरी बोलने वाला लड़का और सडनली सारे क्लास इंग्लिश में स्टार्ट हो गए, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलना। मेरी तो मतलब हवा ही गुम हो गई। मतलब मैं पापा को बोल दिया कि मैं छोड़ देता हूँ, कुछ होगा नहीं मुझसे। और ऊपर से 300 लड़कों का बैच और सिटी मॉन्टेसरी और क्या बोलते हैं सब फैंसी स्कूल से जो लड़के आए थे और मेडिकल की तैयारी करके लोग लड़के आए थे, सब इंग्लिश में झाड़ते थे अपने। तो मतलब लगता था हवाई गुम हो गई है, किसी मतलब कहीं भी नहीं था। हम पहले एकदम आगे बेंच पे बैठते थे और जब ये सब देखे फ्रस्ट्रेट हो गए तो 300 लड़कों में एकदम पीछे जाके बैठना शुरू कर दिए। तो अब मेहनत करना है, एक तो इंग्लिश पढ़ने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, और दूसरे सिर्फ फिर सब्जेक्ट समझने के लिए सकते हो। तो फिर हमने मेहनत शुरू किया। फेस्टिवल पे नहीं आता था। मैं बता दूं, फर्स्ट ईयर में जब होली पड़ी थी तो होली के दिन सुबह आया था, जबकि रेगुलर टाइम पे जब गांव में रहता था तो होली मनाने के लिए 15 दिन पहले से रात में गाना बजाना, होलिका दहन, होली खेलना, नाचना गाना। रूम पे अगर डिस्टरबेंस होता था तो मैं पार्क में जाता था सुबह और वहीं पढ़ता था। तो जो बोलते हैं काकचेष्टा बकोदहानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, जैसे कुछ जो भी है स्वस्तानी का है या किसका है। तो वो चीज़ मुझे बीएससी में आ गई थी कि एकदम घर छोड़ देना है, एकदम ध्यान, मेहनत, कम खाना, हर एक चीज़ पे एकदम सुपर कंसंट्रेटेड था। जब मैंने रमासर राय से सिंपली उनसे पूछा कि सर मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं एग्ज़ाम हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में, दोनों अलाउड था। उन्होंने बोला बेटा देखो, हिंदी में लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाता है कि इस लड़के को कम आती है, तो 5 से 10% रेगुलर नंबर तुम्हारा कम आएगा। मैंने बोला इंग्लिश में मैं नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मुझे इंग्लिश उतना आती नहीं है। तो बोले कि इंग्लिश लिखो, बस इस तरह लिखो कि जांचने वाले को ये समझ में आ जाए कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। ग्रामर ज़रूरी नहीं है, और अच्छे से फिगर बना के एक्सप्लेन करो, ये सब करो। तब मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं इंग्लिश में लिखूँगा, और फिर इंग्लिश के हिसाब से मैं पढ़ाई करना और तैयारी करना शुरू कर दिया। जियोलॉजी के एक टीचर थे, उनसे ऐसे ही कुछ लड़कों ने पूछा तो उन्होंने बोला कि अगर जियोलॉजी का फिगर बना के सिर्फ फिगर का ही डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो ये समझो कि 50% नंबर तो तुम्हारा फिक्स है, और बाकी तो उसमें और कुछ नॉलेज ऐड कर दिए तो ये समझो कि तुम्हें 60% आराम से मार्क मिल जाएगा। मैंने क्या किया, पेपर लाता था प्लेन, और जियोलॉजी के सारे स्ट्रक्चर, ड्राइंग मेरी अच्छी थी, कलर पेन से ड्रा करके, और बड़ा सा रूम था जिसमें मैं रूममेट के साथ रहता था, चारों तरफ एकदम से चिपका दिया था कि सोते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए जियोलॉजी बॉटनी के सारे जो मेन फिगर एग्ज़ाम में आते थे, पिछले 10 सालों में आए थे, वो सारे फिगर लगाया हुआ था। तो सब देखते देखते याद हो गया था मुझे। तो उस टाइम पे 300 लड़कों में हमको लगता है कि 60-70 लड़के फेयरली पास हुए, 60-70 लड़के बैक लेके 120 लड़के के आसपास सेकेंड ईयर में पहुँचे, और फर्स्ट डिवीज़न आने वाले शायद 10-15 लड़के ही थे। और सारे लड़कों को फिर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया था, हमारा ही क्लासमेट था, तो जो डीएम था आया और सारे फर्स्ट डिवीज़न वाले लड़कों को शील्ड दिया, हमें भी मिली, तो काफ़ी प्राउड हुआ। और फिर मेरे डैडी को लगा नहीं, लड़के ने मेहनत किया और फेल होने से लेके फर्स्ट डिवीज़न में चेंज कर दिया। और बता दूं, केमिस्ट्री में फेल था, और बीएससी में मेरा सबसे ज़्यादा मार्क जो आया, 70% मार्क जो आया वो केमिस्ट्री में आया। जियोलॉजी में किसी तरह 60% आया था, और बॉटनी में मेरा सबसे गड़बड़ आया था, 55% आया था। तो टोटल मिला के मैं फर्स्ट डिवीज़न क्रॉस कर गया। पढ़ाई के टाइम पे कुछ चीज़ों से बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना चाहिए। तो एक लड़का मिला, वो बहुत इंटरेस्टेड, तो मैंने उसको बोला रूममेट मैं इसी शर्त पे रखूँगा, मेरी कुछ शर्त है, और स्ट्रिक्टली कितनी भी भूख लगी हो 9:30 बजे से पहले खाना नहीं बनेगा। तो 9:30 बजे से पहले खाना नहीं बनेगा, शुरू ही नहीं होगा। तो कई बार सुबह हम लोग टॉयलेट करने जाते थे, गंगा जी के किनारे नहा धो के बैठ जाते थे 7 बजे पढ़ने। तो भूख लग जाती थी, उसको खाना खाना है, मैं बोलता नो, खाना 9:30 बजे से पहले नहीं बनेगा, क्योंकि खाना बनेगा मैं खाऊंगा फिर मैं सो जाऊंगा, तो पढ़ाई नहीं होगी। तो तुम्हें भूख लगी है तो बाहर जाके खाओ, रूम में कुछ नहीं।
तो वो बेचारा परेशान हो के पड़ा रहता था, बट अभी भी मेरा अच्छा दोस्त है। और शाम को कितनी भी भूख लग जाए, मैं 9:30 बजे से पहले मैं खाना बनाना शुरू नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इतना मैं स्ट्रिक्ट था। और हमारे यहाँ एक टीचर थे, वो उनसे लड़के पूछे 3rd ईयर में कि कहाँ पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो बोले कि यार अच्छी पढ़ाई केमिस्ट्री की IITs में होती है। तो IITs तो हम लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। बोले कि IITs में नहीं जा सकते हो तो तुम लोग BHU जाओ, BHU बहुत अच्छी जगह है। और नहीं तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी डिपार्टमेंट अच्छा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी डिपार्टमेंट अच्छा है। तो फिर हुआ कि नहीं, BHU भरेंगे। अगर BHU में हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो देखेंगे फिर कहाँ जाना है। और जो मेरा रिलेटिव था प्रकाश चंद्रा, वो BHU में गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा हेल्प मिली, गाइडलाइन मिला। BHU से फार्म कब निकलता है, फार्म लाना, फार्म भरना, ये सब भी बड़ी चीज़ थी। मेरे डैडी पड़े थे मेरे पीछे, B.Ed कर लो, B.Ed कर लो, B.Ed कर लो। मुझे B.Ed में इंटरेस्ट नहीं था, बट उनकी वजह से मैंने BHU में B.Ed का भी फार्म भरा। B.Ed का एग्ज़ाम सिर्फ इसलिए देने गया ताकि BHU में कैसे पेपर आता है, फार्म भरना, ये सब आइडिया लग जाएगा। दिया, B.Ed में नहीं हुआ। मैंने MSc के लिए एंट्रेंस दिया और MSc के एंट्रेंस में लकली सेकेंड वेटिंग लिस्ट में किसी तरह पास होके BHU में मैं घुस गया। बट स्ट्रगल ख़त्म नहीं हुई थी BHU में। BHU में आते हैं इंडिया के चारों कोने से लड़के आते हैं और बहुत टॉप कैटेगरी के लाते हैं। मैं अपने छोटे से कॉलेज का तेज पढ़ने वाला लड़का था, बट BHU में 1 नंबर का गधा लड़का था। तो वहाँ पे जब पढ़ाई शुरू हुई तो जो सब्जेक्ट था और जिस लेवल पे वो लोग पढ़ाते थे, जितना इंटेंस पढ़ाई होती थी, तो लगा यार मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, रियली नहीं पढ़ पाऊँगा। BSc में अपने कॉलेज का टॉप इस लड़कों में से था, BHU में मेरी हवा गुम। और वहाँ पे मुझे ख्याल है आया 4-5 क्लास करने के बाद ये हालत थी कि फ़ैन को ऊपर देखता रहता था घंटों घंटों, और फ़ैन ऐसे चलता रहता था हॉस्टल में, और समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। तो पापा को भी बोला कि इस तरह बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इस तरह है, उस तरह है, हो नहीं पाएगा, छोड़ने का मन कर रहा है। तो पापा बोले नहीं, नुकसान करो 1 साल बट छोड़ो नहीं। और मेरा सीनियर था तो उसकी वजह से मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिला। और वहाँ पे मैं गधा था, एक तो भोजपुरी जोन से गया था, काला कलूटा, बाल सही नहीं, ड्रेस सही नहीं, जो मिलता था वही पहन के जाना है। लड़कों ने मेरा नाम वहाँ पे ब्रायन लारा रख दिया। उसको भी बुरा नहीं मानता था। क्वांटम केमिस्ट्री वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट थी, ना आज तक समझ में आई, ना उस टाइम पे समझ में आती थी। और 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर क्वांटम केमिस्ट्री आता था। जो टीचर थे वो ऐसे करके फिश फिश पी चंद्रा पढ़ाते थे। एक तो उनकी मुंह से ही आधी चीज़ समझ में नहीं आती थी, और आधा क्वांटम की थी इसलिए नहीं समझ में आती थी, तो कुछ भी समझ में नहीं आता था। आगे बेंच पे बैठा था और ऐसे देख रहा था बोर्ड की तरफ कि क्या पढ़ा रहे हैं। देखते 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 मैं खो गया कि क्या हो रहा है, और देख रहा मुझे समझ में नहीं आ क्या रहा। पी चंद्रा मुझको देख रहे हैं और मैं ऐसे ही खो गया हूँ और उनको देख रहा हूँ। लकीली मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आए 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 मेरे एकदम नज़दीक आ गए। बोले हेलो। तब मुझे ख्याल आ गया कि मैं खो गया हूँ यहाँ पे। तो पूछे कि तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं बोला नहीं सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बोले कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं बोला सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। उन्होंने बोला कि एकदम कुछ नहीं आ रहा है। मैं कि नहीं। कहाँ से पढ़े हो? पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। तो बोले पूर्वांचल से पढ़ना का मतलब सबसे बड़ी बेइज्जती थी। मतलब इतनी ज़्यादा बेइज्जती मैं अपनी लाइफ में कहीं से नहीं सहा हूँ। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की वजह से जो BHU में होती थी वो सबसे ज़्यादा होती थी। तो बोले बेटा देखो, कैटलिस्ट जानते हो क्या होता है? जब कोई रिएक्शन धीरे चलती है तो कैटलिस्ट उसको तेज़ कर देता है। तो अगर तुम थोड़ा सा समझोगे तो मैं तुम्हें समझा दूंगा ऐसा, तो थोड़ा और समझ में आएगा। बट अगर तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कैटलिस्ट भी नहीं बन सकता हूँ। तो
उन्होंने ट्राई किया 1-2 क्लास समझाने का, एकदम नहीं कुछ आ रहा था। फाइनली वो होपलेस हो गए और जानते हैं क्या बोले मुझे? बोले बेटा तुम एमएससी करना छोड़ दो, तुमसे एमएससी नहीं हो पाएगा और तुम अपना पैसा वेस्ट मत करो और अपना टाइम वेस्ट मत करो, जो तुम कर सकते हो कुछ और करो, एमएससी तुमसे नहीं हो पाएगा। बहुत होपलेस वाली सिचुएशन थी। सेकंड ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड था। एक पेपर 100 नंबर का था, उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी था, उसका थियरी पार्ट, वो भी थियरी पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। सेनगुप्ता जी पढ़ाते थे और आगे बेंच पे बैठता था मैं, वो भी नहीं समझ में आता था। सेनगुप्ता जी मेरे पीछे पड़े रहते थे। वो पढ़े क्या रहते थे, वो हमेशा जो लड़के पुअर बैकग्राउंड से आते थे या चाहे बहुत छोटे स्कूल से आए हैं जो नहीं समझ में पाते, उनको इनकरेज करते थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे। हम लोग को लगता था कि मजाक करते हैं, बट वो मोटिवेट करते थे, हमेशा उन पे ध्यान देते थे, मजाकिया अंदाज में देते थे और ध्यान देते थे। तो हमेशा पूछते रहते ये समझ में आया, वो समझ में आया, तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ गए। संतोष भारती तुमको समझ में आया, तुमरा को समझ में आया, करते करते मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं फर्स्ट बेंच से सेकेंड बेंच से थर्ड बेंच पे पीछे चला गया। एक दिन आए, सब पढ़ाते पढ़ाते रुक गए, अरे संतोष भारती कहाँ है, संतोष भारती का, ओह तो तुम चौथा बेंच पे चला गया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, पहले बेंच से पिछले पे चले गए। अब बेइज्जती सहते सहते हालत ख़राब हो गई। तो एक और बेइज्जती की कहानी बता रहा हूँ कि अब मैं सोचा कि अगर बेइज्जती हो रही है और इस चीज़ को मैं सीरियसली लूँगा तो मैं और डिस्करेज होऊंगा और टेंशन होगी और मैं नहीं पढ़ूँगा। तो मैं बेशर्म बन गया वहाँ पे कि अब इस चीज़ को मान लेना है कि मैं गधा हूँ और यहाँ से मेहनत करना है, और ये सोचना कि बाकी लड़के लड़कियाँ मेरा मजाक उड़ाते हैं, चाहे मुझे गधा समझते हैं, इस चीज़ को भूल जाना है मुझे। और मैंने ऐसे ही किया। तो प्रैक्टिकल था, बीएचयू में 3 घंटे क्लास चलता था और 5 घंटे प्रैक्टिकल चलता था। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं समझ में आता था। तो बीएचयू के जो एक्सपर्ट लड़के थे प्रैक्टिकल करने वाले, उन लड़कों को हम लोग को पीछे लगाया गया था कि इनको सिखाओ तुम लोग। प्रैक्टिकल में 1 घंटा समझाते थे थियरी प्रैक्टिकल की, और जाके फिर प्रैक्टिकल होता था। तो टीचर थे प्रैक्टिकल समझा रहे थे, तो हर बार क्या होता था, प्रैक्टिकल कहाँ से हो, पूर्वांचल से, तुमको तो नहीं आता होगा, बैठ जाओ। फिर कुछ पूछते थे, नहीं आता था, कहाँ से हो, पूर्वांचल, पूर्वांचल वालों को तो नहीं आता, बैठ जाओ। हर बार ऐसे ही बेइज्जती होती थी। एक बार खड़ा हुए और मुझसे क्वेश्चन पूछा केमिस्ट्री में कि ये जानते हो ये टेस्ट, तो मैंने बोला कि मैं पूर्वांचल से हूँ। बिना आंसर दिए जैसे मैंने बोला पूर्वांचल से हूँ, सारे लड़के लड़कियाँ टेबल पे पीट पीट के हंसने लगे। टीचर बोला क्या बोला, तो एक लड़की बोली सर बोल रहा है कि मैं पूर्वांचल से हूँ। तो वो भी हंसने लगे, बोला अच्छा बैठ जाओ तुम। तो फिर प्रैक्टिकल में ये हो गया कि अब मुझसे क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाता था। तो प्रैक्टिकल शुरू हुआ, सीखे हम लोग, अच्छे से सीखे। और आपको 1-2 अच्छे सीनियर मिल जाए गाइड करने के लिए तो अच्छी चीज़ होती है। लकीली हमारे गांव का एक लड़का, गांव के दूरी का एक लड़का सीनियर था, और जो मैं बताया मेरा एक रिलेटिव, दोनों सेकेंड ईयर में थे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में ही। तो उन लोगों से बहुत हेल्प मिलता था और फिर पढ़ाई शुरू किया। क्वांटम केमिस्ट्री को मैंने क्या किया, छोड़ दिया। सोचा कि जो 50 नंबर का है, 50 नंबर को इतना अच्छे से तैयार करूंगा कि उसमें 35 नंबर आ जाएगा तो पास हो जाऊंगा। और वैसे ही दूसरा भी था स्पेक्ट्रोस्कोपी का, उसको भी आधा छोड़ दिया और आधा को अच्छे से तैयार किया। और मेरा दोस्त अमानतुल्ला, वो भी पूर्वांचल से था और वो भी हमारे जैसे फैमिली बैकग्राउंड से था, और वो भी पूर्वांचल की वजह से उसकी भी बहुत बेइज्जती होती थी। तो जब 2 लोगों की ज़्यादा बेइज्जती होती है ना, तो चोर चोर मुँहसेरे भाई, तो हम लोग की दोस्ती हो गई। और वो उसकी बेइज्जती होती थी, बट वो पढ़ने में तेज़ था बहुत। फिर हम दोनों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। वो हॉस्टल से बाहर रहता था, मैं हॉस्टल में रहता था। सारे टीचर ने अच्छा इनकरेजमेंट दिया, हम लोगों ने बहुत अच्छी पढ़ाई की। और उस टाइम पे भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया था। तो पढ़ाई करना, अगर हॉस्टल पे लगता है डिस्टर्बेंस होता है तो सेंट्रल लाइब्रेरी में जाना, और सुबह से रात तक सेंट्रल लाइब्रेरी में रहना जिस दिन छुट्टी है। हम लोग अगर बोल देते थे डिपार्टमेंट हेड को कि हम लोगों को लाइब्रेरी का आवर्स ज़्यादा चाहिए, तो जो डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी थी उसके आवर्स बढ़ा दिए जाते थे। तो बहुत अच्छा माहौल मिला था और पढ़ाई हुई। तो जब
तो सब लोगों को लगता था कि संतोष तो फेल हो जाएगा, संतोष पास नहीं होगा, सबको लगता था, सब टीचर को भी लगता था और हमारे क्लासमेट्स को भी लगता था। फिर जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट देखने के बाद डिपार्टमेंट जब साइन करता है, डिपार्टमेंट हेड, तो सेनगुप्ता जी ने पांडे जी को लड़कों के सामने कमेंट करके बोला कि संतोष का और अमनतुल्ला का परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है पूरे बैच में। तो सब लड़के डर गए कि हम लोगों ने टॉप किया है, बट उनके कहने का मतलब ये था कि जो उम्मीद थी हम लोगों से फेल होने की और हम लोग अच्छे रैंक में आ गए, तो लगा कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो ये कम्प्लीमेंट उनका बहुत बड़ी चीज़ थी हमारे लिए। और जब रिज़ल्ट लेने गए सेंट्रल लाइब्रेरी में, तो लाइन में खड़े होकर मार्कशीट ले रहे हैं, तो मैं अपनी मार्कशीट लिया, देखा नंबर, मार्कशीट में दूसरे लोगों को पास कर दिया अपनी, ये देखो, और बाकी सब लोगों की मार्कशीट मैं ही लूँगा, इतना खुश था। तो सब लोग देख के सरप्राइज हुए कि नहीं, संतोष ने बहुत अच्छा नंबर निकाला। और उस टाइम पे कितना नंबर था, 67% था या 65%, जो भी था, बट एक फेल होने से लेके इतना नंबर लाना, जो गैप वो चीज़ थी, वो बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर कॉन्फिडेंस आ गया BHU में, और ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में आधा पढ़ाई किया था, तो भी मेरा 75% नंबर आया था सेकेंड ईयर में। तो केमिस्ट्री हाई स्कूल में किसी तरह पास था, इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में फेल था, और BHU केमिस्ट्री में 71% टोटल मिला के मेरा मार्क है, लाया था मैं। फिर अच्छे से पढ़ाई की वजह से मैं BHU में मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, कंपनी आई, कंपनी में 40 लड़के रिटन एग्ज़ाम देने बैठे, उसमें से 18-19 लोगों का रिटन आया। फिर उसमें से 11 लोगों का इंटरव्यू, नहीं सबका इंटरव्यू लिया गया फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड राउंड इंटरव्यू हुआ, थर्ड राउंड इंटरव्यू हुआ, फाइनली 11 लोगों को कंपनी ने सेलेक्ट किया, मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं एकदम सीना तान के BHU में घूम रहा है चारों तरफ कैंपस में। और जब MSc करते करते जॉब लगती है ना, तो कैंपस में, कॉलेज में एक अलग रुतबा रहता है, इसका तो जॉब लग गई है, और पूरा कॉलर टाइट करके लड़कियों के सामने, लड़कों के सामने घूमो, पार्टी दो, खिलाओ पिलाओ, मस्ती करो। तो हर जगह कुछ ना कुछ बिग प्रॉब्लम आती है, और ऐसा डिसीज़न आपको लेना पड़ता है, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है, आपकी लिमिट टेस्ट हो जाती है कि उस टाइम पे या तो छोड़ें तो एकदम नीचे चले जाएं, अगर किसी तरह पास कर लें तो एकदम ऊपर चले जाएं। वैसे ही हुआ मुझे। मेरे टेस्टिकल्स में, कौड़ी में इन्फेक्शन हो गया फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में, जो कि सबसे टफ एग्ज़ाम था और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था। इतना डेंजरस इन्फेक्शन हुआ कि इन्फेक्शन होता था, सुबह तक काला रहता था, शाम तक ड्राई हो जाता था, और चमड़ा फिर फटती थी और टप 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 खून गिरता था। तो मेरी अंडरवियर सब एकदम खून से रंग जाती थी। और वो एग्ज़ाम से जस्ट पहले हुआ, 15 दिन पहले। मैं एकदम होपलेस हो गया कि अब तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, फेल हो गया तो मेरी सारी मेहनत साल भर की बेकार हो जाएगी। दीपक कनौजिया मेरा रूममेट था, रूममेट नहीं कहेंगे, मेरे बगल में के रूम में रहता था, उसने बड़ी मेहनत की मेरी। मैं 3rd फ्लोर पे मेरा रूम था, मैं उस पर चढ़ नहीं पाता था, वो उठा के मुझे ले जाता था, मेस से खाना मेरे रूम में आता था। अब मेरे ऊपर था कि मैं मेहनत करके एग्ज़ाम दूं या यहाँ पे एग्ज़ाम छोड़ दूं। मैंने डिसाइड किया कि दूंगा। और पूरे हॉस्टल में 200 लड़के थे, आज भी जिन लड़कों से बात करता हूँ वो बोलते हैं कि कैसा है सब ठीक ठाक है। मैं बोलता हूँ अभी 2 जुड़वा बच्चे हैं तो मैं हॉस्टल में नंगे रहता था, क्योंकि कुछ पहन नहीं पाता था, टांग फैला के चलता था, और खून टप टप गिरता था। BHU में स्पेशल ट्रीटमेंट होता है BHU के लड़कों का, तो वहाँ पे इमीडिएट दिखाई जाता था। दिखाने के बाद लकली डॉक्टर ने बोला कि फंगल इन्फेक्शन हुआ है, 21 डेज़ लगेगा, मतलब मेरा 10 दिन एग्ज़ाम उसी में दूंगा।
तो दीपक मुझे साइकिल पे ले जाता था, वहाँ किसी तरह गेट पे छोड़ता था और मैं एग्ज़ाम देने के बाद फिर मुझे वहाँ से हॉस्टल पे ले आता था और उठा के मुझे 3rd फ्लोर पे रखता था और पूरे नंगे मैं अपने कमरे में नंगे सोता था, नंगे पढ़ता था। सब लड़के आते थे, नंगा हाथ कटकटा के आते थे, चादर रखता था और फिर बात करते थे। तो ऐसे टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम में मैंने अच्छा नंबर लाया था। तो इस वजह से वो टफ़ टाइम था और उस टाइम पे को मैं भूलता नहीं हूँ। अगर उस टाइम पे मैं स्ट्रांग नहीं रहता और डिसीजन सही नहीं लिया होता तो मैं वहीं से एकदम मेरी लाइफ ख़त्म हो जाती और वहीं पे पास हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। तो बीएचयू ने पूरी मेरी मेहनत पे मतलब ऐसे किया कि जैसे पेड़ ग्रो हो रहा है सडनली एकदम से ब्लूम हो जाए, वैसे मेरी लाइफ में बीएचयू से चीज़ें आई। बीएचयू में नेट का एग्ज़ाम होता था और उसके लिए डिपार्टमेंट 40 दिन का बंक भी कर देता था कि नेट और जेआरएफ की तैयारी करो, पीएचडी करो, रिसर्च करने जाओ। तो मुझे लगता था कि मुझसे कहाँ नेट रिसर्च का ये सब का हो पाएगा यार, ये सब बड़े लड़कों का काम है और मुझसे कोई पूछता भी नहीं था। तो 40 दिन की तैयारी में मैं थोड़ा मस्ती कर रहा था। अमनतुल्ला ने बोला कि देखो मेहनत करो और तुम हमारे साथ पढ़ो, शायद हो जाए, 40 दिन का उपयोग करो। मैंने बोला ठीक है। तो उसके साथ बैठ के पूरे पिछले 10 साल का जो भी पेपर था गेट का, नेट का सॉल्व करते थे, पढ़ते थे। बट इस होप में नहीं पढ़ रहा था कि मेरा होगा, मैं इसलिए कि चलो 40 दिन हो गया है और तो इस 40 दिन का अच्छे से उपयोग किया जाए। तो अमनतुल्ला के साथ बैठता था। फिर हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए लखनऊ गए और लखनऊ जाते वक्त ये हुआ कि टिकट लेके जाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है, मैं टिकट लेने नहीं जाऊंगा, मैं बिना टिकट का जाऊंगा, टीटी पकड़ेगा तो भी देखेंगे। अमनतुल्ला को भी बिना टिकट। 4 बाग रेलवे स्टेशन पे कंबल लेके गए थे जाड़े में, दिसंबर में। सब लड़के कंबल में वहीं पे एक ही कंबल में सब पैर डाल के सोए। रेलवे स्टेशन पे इधर उधर पटरी पे टॉयलेट किए, जाके एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद जब मैं निकला तो हैप्पी निकला और फर्स्ट अमनतुल्ला को पकड़ा और बोला, अमनतुल्ला तुम्हारा तो जेआरएफ हो जाएगा। तो वो बोला कि नहीं, मेरा जेआरएफ नहीं होगा बट नेट एलएस हो जाएगा। मैंने क्यों? तो बोल रहा है कि मैं टाइम के चक्कर में मेरा क्वेश्चन छूट गया बट पेपर देख के लगा कि जेआरएफ मैं निकाल सकता हूँ। तो मैं कहा मेरे अभी यार ठीक पेपर गया है। फिर हॉस्टल पे आए हम लोग, हॉस्टल पे सब नंबर मिलाने लगे। तो बहुत सारे लड़के प्रेडिक्ट करने लगे कि संतोष का हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते, अरे यार इसका कहाँ हो पाएगा, नेट एलएस नहीं हो पाएगा। नेट एलएस का जब जो भी नेट का एग्ज़ाम आया का जब रिज़ल्ट आया प्री का, तो सब लोग हॉस्टल में थे और एक लड़का कंप्यूटर पे लेके आया। तो उस टाइम पे 17 लोगों का प्री हुआ था, उस टाइम प्री मेन होता था, तो प्री हुआ था। उस 17 लोगों में मेरा भी हो गया। 40-45 लोग दिए थे, 17 लोग का हो गया। जब नाम आया मेरा तो बहुत सारे लड़के तो जलने लगे कि साला संतोष निकाल लिया। फाइनल रिज़ल्ट भी आया। तो फाइनल रिज़ल्ट में 15 लोग का जेआरएफ और एलएस मिला के 15 लोगों का हुआ था। मेरा भी एलएस हुआ। एक टीचर थे, मुझे बोले कि तुम हमारे यहाँ पीएचडी ज्वाइन कर लो प्रोजेक्ट में और पीएचडी कराता हूँ। वो एक तरफ नौकरी थी और एक तरफ पीएचडी थी। पापा ने बोला नहीं, जॉब ज्वाइन करो क्योंकि घर में बहुत प्रॉब्लम है, पीएचडी नहीं करना है। और वैसे भी पीएचडी में 5 साल लगता है, तो हमें हिम्मत नहीं कर रही थी। तो हम चले गए चंडीगढ़ और फार्मास्यूटिकल कंपनी जहाँ जॉब लगी थी वहाँ पे जॉब करने लगे। वहाँ जॉब करने में बहुत अच्छे दोस्त बनाए, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ पे। और सीखने के पर्पज़ से मैं नाइट शिफ्ट करता था 12-12 घंटे की, कि नाइट में मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा और मुझे कौन कितना काम देगा उससे मतलब नहीं है, मुझे सीखने की भूख लगी हुई थी। मैंने साल भर में बहुत सीखा। सडनली रियलाइज़ हुआ कि मेरे सारे दोस्त बहुत पीएचडी कर रहे हैं, बहुत आगे जाएंगे, मैं कंपनी में लगता है कि इतनी ग्रोथ नहीं है, पीएचडी करके आऊँगा तो ज़्यादा ग्रोथ है। तो फिर मुझे धुन सवार हुआ कि पीएचडी करना है। पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और फिर बोले कि अगर फेलोशिप मिल रही है पीएचडी में तो तुम पीएचडी करो और भाई बहनों का खर्चा निकालो और मैं फिर घर देखता हूँ। फिर मैं लखनऊ गया और फिर टीचर से, जो भी रिसर्च साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर राजा राय, उनसे बात कराई मेरी। बोला आओ इंटरव्यू दो। इंटरव्यू देने गया चंडीगढ़ से
और फिर इसके बाद मैंने पीएचडी ज्वाइन किया। फिर मैंने पीएचडी में बहुत काम किया और मेरे प्रोफेसर बहुत अच्छे निकले, और जितना काम करता था, जितना फ्रीडम देना था, उन्होंने खूब मुझे फ्रीडम दिया, खूब काम किया, पब्लिकेशन अच्छे आए और मैं वहाँ से सीखा। और फिर इसके बाद मैं वहाँ से कंपनी जाने वाला था वापस पीएचडी करके। लगा कि यार यहाँ से सारे लड़के पीएचडी करके जो अच्छे पब्लिकेशन पा जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं रिसर्च करने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, और ये भी था कि बाहर जाते हो रिसर्च करके वापस कंट्री में आते हो तो बड़ी बड़ी जगह पे आपको पोजीशन मिल जाती है। तो हम कर चलो हम भी चलते हैं। आने का मन नहीं था मेरा बाहर कहीं भी। क्यों मुझे आना पड़ा, मैं जब अपनी फैमिली स्टोरी शेयर करूंगा, कंचन की और मेरी की, जब हम कैसे मिले थे, हमारी शादी कैसे हुई, तो उसमें स्टोरी बताऊंगा। एक्चुअली मुझे उसकी वजह से अमेरिका आना पड़ा था, आने का नहीं था, मेरा कभी मन नहीं था इंडिया छोड़ के बाहर आने का। इंडिया में मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, इस वजह से भी आना पड़ा था। तो हम पीएचडी किए सेंटर ऑफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक रेजोनेंस उसका नाम था, अभी इंस्टीट्यूट का नाम हो गया सेंटर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये इंस्टीट्यूट पीजीआई हॉस्पिटल के कैंपस के अंदर है लखनऊ में, वहाँ से पीएचडी किया। और अमेरिका में जो हमारी प्रोफेसर थी, इनका भी काम हमारी एरिया से रिलेटेड था, तो इनको ईमेल किया कि मैं पीएचडी किया हूँ और आपके काम में इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा सीवी है, प्रोफाइल है। इन्होंने देखा और बोला हाँ मैं इंटरव्यू लूँगी तुम्हारा फ़ोन पे। इंटरव्यू लिया और बोला ठीक है आ जाओ, और फिर इस तरह मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मैं रिसर्च का काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ इसकी वीडियो बाद में बनाएंगे। ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, तो ये है हमारी स्टोरी। गांव में गाय बकरी चराने से लेके साइंटिस्ट बनने तक की स्टोरी है। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें मिस कर गया हूँ, नहीं बता पाए हैं। मैं भी उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा। जैसे आप जानना चाहेंगे कि क्या मैं एकदम सीधा लड़का था, और मैं गर्लफ्रेंड वाली बात बताया तो गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी क्या थी, मैं कितना टाइम उसमें बर्बाद किया, और इस पे भी स्टोरी बनाने वाला हूँ कि जैसे बीएचयू में मैं गया, पढ़ाई किया, पास हो गया, बहुत इंस्पायरिंग लगा, बट क्या छोटी छोटी चीज़ें मैंने यूज किया वो सारी ट्रिक्स को करने के लिए। अगर मैं गधा हूँ, कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा है, तो मैं कैसे अच्छे लोगों से दोस्ती करके उनका यूज कर सकता हूँ, मीन्स उनसे हेल्प ले सकता हूँ अपने पढ़ाई में। लड़कियों की तरफ ध्यान न भटका के लड़कियों से भी मैं हेल्प ले सकता हूँ, अच्छे फ्रेंडशिप बना सकता हूँ। पढ़ाई में क्या कैसे कंसंट्रेट करना है, क्या स्ट्रेटजी लगाना है, ये सारी चीज़ें पे मैं अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड होप 4-5 लोगों को ये वीडियो इनकरेज करें। अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।